हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का एकेएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस डिस्कस किया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर जो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में देखा था कि मुख गुहा में पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो मुख गुहा में जो पाचन की क्रिया जो संपन्न होती है वो लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले एंजाइम्स के माध्यम से होती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो आज हम लोग उसी को 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। तो पुरानी चीजें उसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लार ग्रंथियों के माध्यम से लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? एंजाइम। एंजाइम स्रावित होता है प्लस जल, जिसमें एंजाइम की जो मात्रा रहती है वो 1% और जल की मात्रा 99%। और इस एंजाइम में भी 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन प्लस लाइसोजाइम। हम लोगों ने ये सब लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो टाइलिन का काम क्या होता है? यह स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और ये लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है कि हमारे भोजन में साथ आए हुए हानिकारक अवांछनीय तत्व जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं उनका भक्षण कर लेता है शुरुआती दौर में ही। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि लार ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो लार ग्रंथियां है वो पैरोटिड ग्लैंड है। जिसमें इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, कई बार इन्फेक्शन के दौरान पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे क्या होता है? मम्प्स रोग हो जाते हैं। मम्प्स रोग मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो कान के जस्ट बाजू में यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ये वाला हिस्सा पूरा सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो उसे क्या क्या कहते हैं? मम्प्स रोग कहते हैं, मम्प्स, जिसे हिंदी में गलसुआ रोग भी कहा जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग दांत और जीवा के बारे में पढ़ने वाले हैं। दांत और जीवा जो है वो आंतरिक पाचन के अंतर्गत आता है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो दांत और जीवा। आज हम लोग दांत और जीवा के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दांत और जीवा। तो ये देखिए, दांत का जो सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है, जो हमारे दांत का सबसे आउटर में जो हमें प्रत्यक्षता दिखाई देता है, उसे बोलते हैं इनेमल। उसके बाद वाला भाग जो होता है उसे बोलते हैं डेंटाइन। और सबसे आंतरिक भाग जो होता है उसे बोलते हैं पल्प। तो जो इनेमल होता है वह हमारे दांत का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके साथ ही जो इनेमल है हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है? इनेमल होता है, क्योंकि हमारा दांत का ही एक भाग होता है। अब इसके साथ में एक और चीज देखना है कि क्या होता है कि हमारे दांत में जो होता है, तो ये इनेमल वाले भाग में और डेंटाइन वाले भाग में, ये दोनों भाग का क्या होता है? तंत्रिका तंत्र से संपर्क नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि कई बार जो हमारा दांत होता है, जब बाहरी रूप से जब टूटता है तो हमें दर्द नहीं होता। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि इनेमल व डेंटाइन, इसका संपर्क हमारे तंत्रिका तंत्र से नहीं होता। ठीक। तो इनेमल और डेंटाइन का संपर्क जो है तंत्रिका तंत्र से नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कैविटी के चलते, इन्फेक्शन के चलते
यहाँ पे पहले संक्रमण सबसे हमारे दांत में जो सबसे पहले जो संक्रमण होता है वो इस डेंटाइन वाले भाग में संक्रमण होता है। संक्रमण इनेमल वाले भाग में संक्रमण हुआ, ये संक्रमण धीरे 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 पहुंचा डेंटाइन में। डेंटाइन पहुंचा, जब ये संक्रमण यहाँ पे पहुंचा, इनेमल से डेंटाइन पहुंचा, तो यहाँ पे यदि संक्रमण है भी तो भी हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है, किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही संक्रमण फिर इनेमल तक पहुंचा, और इनेमल से ये वाले हिस्से तक अभी भी हमें दर्द का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी तंत्रिका तंत्र का संपर्क डेंटाइन से नहीं है। लेकिन जैसे ही पल्प से संपर्क होता है, जैसे ही कैविटी के माध्यम, जैसे ही कैविटी यहाँ पहुंचती है पल्प वाले हिस्से में, मतलब जैसे ही इन्फेक्शन पल्प वाले हिस्से में पहुंचता है तो हमें दर्द का अनुभव होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पल्प का संपर्क होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र से जो होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पल्प का संपर्क हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है। पल्प का संपर्क जब हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है तो जैसे ही इन्फेक्शन यहाँ ये वाले हिस्से, ये वाले रीजन में जैसे ही पहुंचेगा, इन्फेक्शन यहाँ पे पहुंचा, तो हमें तुरंत क्या होता है, दर्द का अनुभव होने लगता है। फिर इस स्थिति में क्या होता है, ये पूरा जो, जैसे कभी कभी क्या होता है, सड़न के चलते भी इन्फेक्शन यहाँ तक पहुंच जाता है। जैसे ही पल्प का संपर्क बाह्य वातावरण से होता है तो तुरंत क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है। दर्द का अनुभव होता है जैसे ही इन्फेक्शन हमारी पल्प वाले रीजन में पहुंचा, तो हमें क्या होता है, तुरंत दर्द का अनुभव होने लगता है। तो इसे इसे ये जैसे ही इन्फेक्शन यहाँ से फैला और पल्प तक पहुंचा, इसे ही कहते हैं कैविटी। इसे ही कैविटी कहा जाता है। तो आई होप कैविटी का मतलब समझ गए होंगे। जो इन्फेक्शन जो होता है हमारे इनेमल रीजन से शुरू होता है, इनेमल रीजन से डेंटाइन में, डेंटाइन से हमारे पल्प में होता है, कहीं से भी हो सकता है, ऐसे 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 कहीं से भी हो सकता है। तो जैसे ही इन्फेक्शन जो होता है हमारे पल्प रीजन में पहुंचता है और हमें जब दर्द का अनुभव होता है, तो उसे ही हम कहते हैं कैविटी। अब जब कैविटी होती है, कैविटी इस स्थिति में क्या होता है कि जो डॉक्टर है वह कौन सा ट्रीटमेंट करता है, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को इस वाले होल में, जो कि हमारे छिद्र हो गया है दांत में, या फिर जो भी इन्फेक्शन है इस कारण से दांत हमारा टूट गया है, या फिर इन्फेक्शन हो गया, या फिर छेदा हो गया दांत में, तो उस टाइम में कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस को इस वाले रीजन में भर दिया जाता है। जब आरसीटी ट्रीटमेंट हो गया हमारा, तो क्या है, ये फिर हमारे ये जो पल वाला हिस्सा है फिर हमारे बाहरी वातावरण से मुक्त हो गया है। जब फिर से हमारे आरसीटी ट्रीटमेंट के बाद, जब ये आरसीटी ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट ये ऐसा फिर से हो गया, तो इसका संपर्क जो है बाह्य वातावरण से खत्म हो गया, तो फिर क्या होता है, हमें दर्द का अनुभव होना बंद हो जाता है। अब जो यहाँ पे हम लोग कैविटी के बारे में देख रहे हैं, अब जो हमारे शरीर में जो दांत पाए जाते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं दांतों के कितने प्रकार होते हैं। दांतें हम जो हमारे शरीर में जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जनरली। तो पहला है कृत्रिम, सीजर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। सेकंड है रत्नक, कैनिंग बोलते हैं इसको, कैनिंग। थर्ड है अग्रचवर्णक, और चौथा है पश्चवर्णक या चवर्णक ही बोलते हैं, इसको लिख देता हूँ पश्चवर्णक या सिर्फ चवर्णक, दोनों चलेगा। अब इनकी उपस्थिति शरीर में कहाँ होती है, इसको प्रीमोलर बोला जाता है इंग्लिश में, प्रीमोलर, और इसको सिर्फ मोलर। इंसिजर, कैनिंग, प्रीमोलर एंड मोलर।
अब इनकी उपस्थिति हमारे शरीर में कहाँ होती है? जैसे हम लोग के शरीर में जो दांत होते हैं वो ऐसे पाए जाते हैं, नीचे और ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसी ऐसी उपस्थिति होती है, तो अपन इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा कर देते हैं। जब इसको सीधा कर देंगे, तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे जब सीधा करेंगे कि कुछ इस तरह बन जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं, इसको हम लोग पकड़ के सीधा कर देते हैं, फिर हम लोग इसको इसके बारे में स्टडी करते हैं। हमने इसको पकड़ के सीधा कर दिया, ये ऊपर ऊपर 16 नीचे 16, कुल टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक। अब ऊपर 16 नीचे 16, तो हम लोग दांत को 20 से डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ 8, मतलब ये अगर हम बात किया जाए तो एक तरफ 8 और एक तरफ 8। एक, एक, दो, तीन, 8 एक तरफ और फिर 8 एक तरफ। सेम कंडीशन नीचे भी होती है। तो ये हो गया हमारा ऊपर के 16 दांत और नीचे के, ऊपर 16 और नीचे 16, टोटल हो गया 32। तो जो हमारे जो अब कृतन की उपस्थिति कहाँ पे होती है, तो सामने के जो हमारे 4 दांत होते हैं, सामने कौन से दांत, एक तरफ के 2 और एक तरफ के 2, ये 4 दांत, ये 2 और ये 2। तो ऊपर के 4 नीचे के दांत, तो कृतन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे लिख देता हूँ संख्या में, ऊपर 4 और नीचे 4, तो टोटल हो गए कितने, 8। अब आया रत्नक। अब रत्नक की उपस्थिति कहाँ होती है, कृतन के जस्ट बाजू वाला एक दांत, तो ये अपना पूरा कृतन है, इसके बाजू वाला एक दांत, ये वाला और ये वाला, सेम कंडीशन नीचे भी, ये वाला और ये वाला। तो कितने दांत हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल कितने दांत हो गए, 4 दांत हो गए। समझ में आया? मतलब कृतन सामने के 4 दांत और रत्नक क्या होंगे, कृतन के जस्ट बाजू वाले, तो ये पूरा अपना कृतन है, तो इसके बाजू वाला और इसके बाजू वाला, तो एक दांत ये, एक दांत ये, ऊपर 2 और फिर नीचे भी 2, कितने हो गए, 4 हो गए। अब आया अग्रचवर्णक। अब अग्रचवर्णक की उपस्थिति कहाँ होती है, अग्रचवर्णक जो होता है हमारा प्रीमोलर जो होता है, वह जो हमारा अग्रचवर्णक है वो रत्नक के जस्ट बाजू वाले 2 दांत, तो ये हमारा रत्नक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रत्नक, ये वाला भी रत्नक है, ये भी रत्नक, ये भी रत्नक। तो रत्नक के जस्ट बाजू वाले 2 दांत, मतलब ये वाला और ये वाला, ये 2 दांत हो गए, ये क्या कहलाएंगे हमारे, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, तो ये वाला इधर भी 2 और फिर इधर भी 2, ये वाले भी क्या कहलाएंगे, अग्रचवर्णक कहलाएंगे। तो ये भी अग्रचवर्णक, ये भी अग्रचवर्णक, ये वाला भी और ये वाला भी। मैं एक बार डिनोट कर देता हूँ, ये वाला अग्रचवर्णक और ये वाला भी अग्रचवर्णक। तो टोटल कितने हो गए, 2 इधर 2 इधर, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो संख्या में कितने हो गए, संख्या में हो गए 8। अब आया पश्चवर्णक। अब पश्चवर्णक की उपस्थिति कहाँ होती है, अग्रचवर्णक के जस्ट बाजू वाले 3 दांत, 1 2 3, ये 3 दांत होते हैं लास्ट के, वो होते हैं मतलब पश्चवर्णक, जिसे चवर्णक भी कहा जाता है। तो ऊपर इधर 3 और इधर भी 3, इधर 3 इधर 3 इधर, तो ऊपर कितने हो गए, ऊपर की संख्या 3 3 6, ऊपर 6 और नीचे भी 6, टोटल कितने हो गए 12। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कृतन की संख्या कितनी हो गई, 4 8, रत्नक की कितनी है 4, ये 4, अग्रचवर्णक की कितनी है 8, ये 8, और चवर्णक की
कितनी हो गई 12। तो अब टोटल करेंगे तो कितना आएगा 32। अब क्या होता है कि दांत जो होते हैं हमारे, तो 4 प्रकार के दांत हो गए। दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत हमने यहाँ पे पढ़ लिए। लेकिन अब दांत भी जो होते हैं, एक स्थायी दांत होते हैं और एक अस्थायी दांत होते हैं, जो कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलते हैं। तो कई दांत ऐसे होते हैं कि जो पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। पहले एक बार निकलेंगे, फिर एक बार गिरने के बाद फिर एक बार निकलेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्थायी दांत कितने होते हैं और किन्हें कहते हैं स्थायी दांत, और अस्थायी दांत कौन से होते हैं और संख्या में कितने होते हैं अस्थायी दांत। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं स्थायी दांत और अस्थायी दांत के बारे में। उसके पहले आप लोग ये सारी चीजें यहाँ से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि स्थायी दांत और अस्थायी दांत कौन कौन से होते हैं। स्थायी दांत हम यहाँ पे लिख देता हूँ, दांतों के जो प्रकार में लिखा था, कृतंक, रत्नक, आर्द्रचर्वणक और चर्वणक। चर्वणक के जो हम लोगों ने देखा था कि 8 दांत होते हैं, ये 8 के 8 दांत क्या होते हैं 2 बार निकलते हैं। मतलब 5 साल के कम बच्चों में ये पाए जाते हैं, जो कि 5 साल होने के बाद जब गिरते हैं फिर दोबारा ये निकलते हैं। रत्नक जो होते हैं, जो संख्या में 4 पाए जाते हैं, ये भी 2 बार निकलते हैं। ये भी 2 बार निकलते हैं, क्योंकि 5 साल के कम के बच्चों में भी पाए जाते हैं और 5 साल के बाद गिरने के बाद फिर ये निकल जाते हैं। अब अग्रचर्वणक जो था हम लोग देखे थे कि 8 दांत पाए जाते हैं। तो 8 दांत जो हम लोग के अग्रचर्वणक के पाए जाते थे, ये 8 दांत जो है 5 साल के कम उम्र के बच्चों में नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये है कि जो ये 8 दांत है, ये 5 साल के बाद निकलते हैं, और जब ये निकलते हैं तो ये गिरते नहीं है, ये एक स्थायी दांत हो जाते हैं। एक बार निकलने के बाद ये गिरते नहीं है। तो अग्रचर्वणक कितने दांत हो गए 8 दांत हो गए, जो केवल एक बार निकलते हैं। एक बार निकलते हैं, एक बार निकलते हैं, इसका मतलब क्या है, ये स्थायी दांत है। ये क्या है, अग्रचर्वणक जो है एक स्थायी दांत है। लेकिन जो चर्वणक है, चर्वणक हम लोगों ने देखा था 12 दांत पाए जाते हैं। लास्ट के जो 3 दांत थे और इधर तरफ के तीन दांत थे, और सेम नीचे के। तो ये जो 3 दांत थे, इसमें जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अकल दाढ़ा। ठीक है, ये अकल दाढ़ा होता है। तो ये वाला दांत जो है, ये 5 साल के कम उम्र के बच्चों में नहीं पाया जाता। मतलब जो 12 दांत होते हैं, टोटल 12 दांत पाए जाते हैं, जिसमें से अकल दाढ़ा जो सबसे लास्ट वाला होता है, अकल दाढ़ा नहीं पाया जाता 5 साल की कम उम्र के बच्चों में। 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों में, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये है कि अकल दाढ़ा जो निकलता है वो सिर्फ एक बार निकलता है, और जो निकलता है तो फिर ये गिरते नहीं है। तो जो अकल दाढ़ा है वो निकलता कब है, तो ये अकल दाढ़ा जो होता है 20 से 25 साल की उम्र में ये निकलता है। और कई बार क्या होता है, कई व्यक्तियों में ये निकलते भी नहीं है। तो जो हमारे जो चर्वणक से जो एक दांत इधर, जैसे आपने देखा ये 3 दांत थे, इधर के 3 दांत, इधर के 3, मतलब ये नीचे के 3 दांत और ये नीचे के, तो सबसे लास्ट वाला ये नहीं पाया जाता। तो कितने दांत हो गए, 4 दांत हो गए, 4 दांत हो गए। तो जो चर्वणक के 4 दांत जो होते हैं स्थायी होते हैं। तो यहाँ स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई, ये 8 और ये 4। तो जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई, 8 प्लस 4 कितनी हो गई 12। जब 32 में 12 स्थायी दांत हो गए, इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो उसमें बचे 20 दांत, जो बाकी के बचे 20 दांत हैं, वो एक बार निकलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर निकलते हैं। तो जो एक बार गिरने के बाद निकलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत। तो यहाँ क्या हो गई, अस्थायी दांतों की संख्या क्या हो गई, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई 20। अब यदि पूछे कि स्थायी दांत किसे कहते हैं, तो पहला तो बोलेंगे कि चर्वणक के सभी दांत जो होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, और साथ में जो अग्रचर्वणक के जो सभी दांत होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। साथ में जो चर्वणक का एक दांत, एक सेट जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अकल दाढ़ा, वो क्या होता है, स्थायी दांत होता है।
ये क्या होता है, इनका जन्म केवल एक बार होता है, ये एक बार निकलते हैं और गिरते नहीं है, यदि गिर गए तो फिर दोबारा निकलते भी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि स्थायी दांत और अस्थायी दांत अस्थायी दांत किसे कहते हैं, जो एक बार निकलते हैं, गिरते हैं, फिर निकलते हैं, मतलब जो केवल पूरे जीवन काल में केवल 2 बार निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत कौन कौन से हो गए, हम देखा कृत्रिम और रत्नक, ये दोनों क्या है, स्थायी दांत है। और साथ में जो चवर्णक के जो 12 में से जो 4 दांत हैं, ये अपल दाढ़ा, ये चार क्या होगा, स्थायी, और बाकी मतलब, और ये क्या होगा, 12 में से जो 4 दांत है, 12 में से 4 दांत क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो बच्चे कितने, 8 प्लस 8 दांत क्या होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का स्थायी दांत कौन कौन से होते हैं और अस्थायी दांत कौन कौन से होते हैं, ये रहा हम लोग के दांतों के बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं जीवा के बारे में, जो कि मार्शल की बनी एक संरचना होती है, जीवा। तो हम लोग अब जीवा के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दांत का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या है, आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब हम लोगों ने दांतों के बारे में पढ़ लिया है कि 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो अब जो हम लोगों ने आज का टॉपिक था दांत और जीवा, तो हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ लिया। अब बचा क्या, जीवा। अब हम लोग जीवा के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग जीवा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कि ऐसी बड़ी संरचना होती है जीवा, जिसका जो एंड पॉइंट है, ये जो सामने का जो भाग होता है, ये तो फ्री होता है, लेकिन ये जो फर्स्ट मतलब पीछे का जो भाग होता है, ये क्या होता है कि मैंने देखा हूँ कि जीवा का जो फर्स्ट भाग है वो किन्युलम से जुड़ा हुआ होता है। जीवा का फर्स्ट भाग किन्युलम से जुड़ा होता है। क्या है, किन्युलम से जुड़ा होता है। ये क्या होता है, कार्टिलेज की एक बड़ी संरचना होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जीवा में क्या पाया जाता है, जीवा में स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। जीवा में स्वाद कणिकाएं क्या होती है, तो स्वाद कणिकाएं क्या होती है, पाई जाती हैं, जिससे हम लोग किसी भी स्वाद का अनुभव कर पाते हैं, किसी भी टेस्ट का क्या होता है, सेंस कर पाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो यहाँ पे पीछे वाला भाग है, यहाँ पे क्या होता है, कड़वाहट का जो हम लोग कड़वाहट जो हमें कड़वाहट का जो अनुभव होता है, वो इस वाले ये फर्स्ट भाग जो होता है वहां की कणिकाओं से पाया जाता है। इसको बोलते हैं बिटर। बिटर मतलब कड़वाहट। और ये वाला जो भाग होता है, ये और इस तरफ ये किसका अनुभव करता है, किसका सेंस करता है, तो ये करता है शोर, मतलब खट्टे खट्टे चीजों का जो हम सेंस कर पाते हैं अपने जीभ के माध्यम से, वो ये वाले भाग होते हैं। अब कौन सा, ये वाला। अब ये वाला भाग जो है शोर के जस्ट नीचे वाला, तो ये किसका अनुभव करता है, तो ये करता है सॉल्टी, मतलब नमकीन। सॉल्ट से संबंधित जितने भी टेस्ट करते हैं वो यहाँ ये वाली स्वाद कणिकाओं के माध्यम से सेंस किए जाते हैं। अब बचा ये जो सामने वाला भाग होता है, तो किस चीज को सेंस करता है, ये करता है जीवा को, सॉरी ये करता है मिठास। स्वीट से संबंधित जितने भी टेस्ट होते हैं वो सामने वाली जो हमारी स्वाद कणिकाएं होती हैं, इसके माध्यम से सेंस किया जाता है। और ये बीच का जो खाली हिस्सा है, ये वाला, यहाँ भी किसी भी प्रकार का स्वाद का सेंस, किसी भी टेस्ट का सेंस नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्वाद कणिकाएं नहीं पाई जाती, किसी भी प्रकार की स्वाद कणिकाएं क्योंकि नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए कि जो ये सामने वाला जो हमारी जीभ का जो एकदम बीच का जो भाग होता है, वहां पे किसी भी चीज का जो टेस्ट है उसको सेंस नहीं करता।
नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो है तो किसी भी प्रकार की स्वाद कणिकाएं नहीं पाई जाती, जिसके कारण से हम किसी भी चीज का जो टेस्ट है, अनुभव या सेंस कर पाने से क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। और यदि यहाँ पे किसी भी, यदि हम कड़वाहट किसी कड़वी चीज को भी यहाँ बीच में रखते हैं, या किसी खट्टे चीज को, या फिर किसी नमकीन या फिर किसी मिठास भरी चीजों को यदि हम लोग इस मध्य वाले भाग में रखते हैं, तो उसके बाद भी यहाँ पे किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्वाद कणिकाएं नहीं पाई जाती, तो सेंस कहाँ से होगा? तो हमने देखा कि अब यदि क्वेश्चन में आया कितने प्रकार की स्वाद कणिकाएं होती हैं, तो 1 2 3 4 कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार की स्वाद कणिकाएं पाई जाती है मानव जीवा में कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि मानव जीवा में कितने प्रकार की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, तो आंसर क्या होगा? 4। कौन कौन से 4? पहला तो कड़वाहट, दूसरा खट्टे, और तीसरा नमकीन, और चौथा स्वीट्स। और यदि पूछ दिया कि मानव जीवा के पश्च भाग में किस चीज की कणिकाएं, कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं, और ऑप्शन में दे दिया ये 4, तो आप कौन सा सही करेंगे? कड़वाहट। और यदि पश्च भाग में पूछा तो कड़वाहट, यदि सामने पूछा तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? स्वीट। मीठा, मतलब मिठास चीजों को सेंस करने वाली जो कणिकाएं पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? सामने पाई जाती हैं। तो ये रहा हम लोग जीवा के बारे में। ये क्या, अब जीवा करती क्या है? जीवा का कार्य, तो हम लोग जीवा का कार्य के बारे में देख लेते हैं। ये क्या करती है कि जो लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। यहाँ पे देता हूँ, लार को भोजन में अच्छे से मिलाने का कार्य करती है। क्या करती है? कि लार को भोजन में अच्छे से मिलाने का कार्य करती है। तो ये पहला कार्य हो गया, है ना। लार क्या करती है? जीवा क्या करती है? लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। और लार का स्त्रावण कहाँ से हो रहा है? वो कहाँ से हो रहा है? हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो हो रहा है हमारे लार ग्रंथियों के माध्यम से लार का स्त्रावण हो रहा है। ठीक। और दूसरा कार्य क्या है? कि स्वाद का अनुभव, किसके माध्यम से हो रहा है? जीवा के माध्यम से ही हो रहा है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि लार से सना हुआ भोजन क्या कहलाता है? लार से सना हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? बोलस। ये पूछा गया है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लार से सना हुआ भोजन क्या कहलाता है, तो आपको सीधे आंसर करना है बोलस। ठीक, इसको मैं फिर से अच्छे से लिख दे रहा हूँ। लार से सना हुआ भोजन कहलाता है बोलस। तो ये रहा हम लोग जीवा के बारे में और दांत के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो देखा कि हम लोगों ने दांत, पहले तो एक बार जो हम लोग पढ़ चुके, एक बार फिर से देख लेते क्या क्या पढ़े हम लोग। देखे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के जनरली दांत होते हैं। पहला तो कृतंक, जिसे इंसिजर कहा जाता है। सेकंड रत्नक, जिसे कैनिन कहा जाता है। और थर्ड अग्रचवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहा जाता है। और फोर्थ है चवर्णक, जिसे मूलर कहा जाता है। 4 प्रकार के दांत देखें, इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पे होती है वो देखें। स्थायी दांत कितने होते हैं, अस्थायी दांत कितने होते हैं वो देखें हमने। अब हम लोग फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो है जीवा। हम लोगों ने जीवा के बारे में देखा। अब देखा जीवा में कितने प्रकार की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। तो ये रहा, जीवा में कितनी प्रकार की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। अब यदि क्वेश्चन पूछा कि जीवा में पृष्ठ भाग में किस चीज का, कौन सी स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, तो उसके आंसर क्या हो जाएगा? बिटर, मतलब कड़वाहट। और ये पश्च भाग हो गया। और सामने कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? तो ये हो गया मिठास। यदि इसमें एक और क्वेश्चन यदि ये पूछा कि जीवा के किस भाग में कि कोई भी स्वाद कणिकाएं नहीं पाई जाती, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मध्य का भाग। ये जो मध्य का भाग दिख रहा है ये। ठीक। तो जो हम लोग का पढ़ने का वे है वो टॉपिक वाइज होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन वाइज। जैसे हम लोगों ने आज जो पढ़ा दांत और जीवा के बारे में,
तो उसमें क्या है, जो हम लोगों ने दांत और जीवा के बारे में पढ़ा, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि ये जो मैंने आज आपके सामने जो चीजें सामने रखी, उनके माध्यम से आप सारे दांत और जीवा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब कर जाएंगे। लेकिन यदि वहीं आप यदि अपना जो पढ़ने का जो वे है, जो तो यदि आप उसे टॉपिक वाइज सॉरी उसे यदि आप क्वेश्चन वाइज करते हैं, तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन याद रख पाएंगे? तो यदि आपका टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी इजीली से कर पाएंगे। तो जो आपका जो पढ़ने का भी होना चाहिए वो टॉपिक वाइज होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन वाइज। तो यदि आपको, आई होप आपको आज जो मैंने आपके सामने जो दांत और जीवा के बारे में जितनी भी जानकारी थी, यदि सामने रखी, और यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और यदि आप चैनल में नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जिससे क्या होता है कि सब्सक्राइब करने से हमें क्या है कि सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो भी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आप तक क्या है कि आपका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे बताइए कि आपका क्या डाउट है, तो हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें हम आपके डाउट को क्लियर कर पाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।